हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डी के सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज को बता दूं कि युक्ति पब्लिकेशन का जो श्रृंखला चल रहा था उसका चौथा पार्ट यानी भूगोल लेके आए हैं। भूगोल बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला है। एक वीडियो में एक सब्जेक्ट पूरा क्लियर करा दिया जा रहा है। आज भूगोल में हम सब क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले दिखा दें, उसके बाद बात होती है आगे। देखिए 25,000 प्लस क्वेश्चन पूरा है, ये मैं 15 दिन के अंदर कंप्लीट कराने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल से जुड़ना जरूर होगा। देखिए भूगोल की विषय सूची आपको दिखा दूं। देखिए भूगोल में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले पढ़ना क्या क्या जा रहे हैं ये तो आपको पता चल जाए। देखिए भूगोल में हम सब थोड़ा सा ऊपर चला गया है। देखिए भारत के भूगोल में लगभग इधर पूरा देख रहे हैं, आप पढ़ लीजिए कौन कौन सा, नहीं तो हम पढ़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर इधर देखिए और भी इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आप देख लीजिएगा। देखिए यानी कि पूरा आज मैं एक वीडियो में पूरा भूगोल कंप्लीट करने वाला हूं। तो इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, चलते हैं आज के सेशन का आगाज करते हैं। हो चुका आगाज रण का, जुग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। आइए मेरे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कर दीजिए प्यारे साथियों। देखिए पहला है भारत की स्थिति और विस्तार। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा। स्थिति और विस्तार की चर्चा पहले करेंगे। भारत कहाँ पर, देखिए भारत जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत के पास कितनी भूमि है तो आप बताओगे 2.42% भूमि है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो आप बताओगे विश्व का 7वां स्थान है। और आप जानते हैं कि विश्व में पहला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है तो आप बताओगे रसिया है। आपको याद रखना है। और पहला आपने बता दिया रसिया और 7वां कौन सा, भारत है। चलते विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती जनसंख्या तो 16.7% जनसंख्या केवल भारत में निवास करती। 100% में से जनसंख्या देखिए कितना, क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263। एग्जैक्ट आपको याद कर लेना प्यारे साथियों, 32,87,263 किलोमीटर। अब देखिए यदि कहा जाए उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है तो आप बताओगे 32,14। और पूरब से पश्चिम कहा जाए तो कितना हो जाएगा 29,33 हो जाएगा। भारत की देखिए स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो बताओगे 15,200 किलोमीटर है। और तट रेखा की कुल कितनी लंबाई है तो आप बताओगे 6100 लंबाई है। जबकि द्वीपों सहित जब पूछा जाएगा द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है तो आप बताओगे 75 16.5। इन सबको आप देखिए, कई चीज़ें इनको आपको याद कर लेना, एक कॉपी में लिख लेना है चीज़ों को इकट्ठा, जैसे यहाँ इकट्ठा दिया गया है। देखिए भूमध्य रेखा से कितनी दूर है तो बताओ 876 किलोमीटर भारत जो है भूमध्य रेखा से दूर है। चलते हैं भारत में कुल कितने समुद्र तट से लगे राज्य हैं तो बताओ 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगे हैं। राज्य की तट रेखा सबसे लंबी किसकी है तो गुजरात की तट रेखा लगभग 1600 किलोमीटर की है। किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है तो बताओ कि गोवा की तट रेखा क्या है, सबसे छोटी है। कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपको सबको ट्रिक पता होगा, मित्र पर गमछा झार, ये 8 राज्यों का ट्रिक है। हम किसी अन्य वीडियो में इसको हम क्लियर कर देंगे। आज क्योंकि वीडियो बहुत लंबा, 22 टॉपिक हमको कवर कराना है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक को क्या कहा जाता है, मुख्य भूमि की दक्षिणी भूमि को ये केप कम्युनिटी कहा तो बताओ काश से केप कम्युनिटी, काश से कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु आप कौन सा तो बताओ इंदिरा पॉइंट कहाँ तो बताओगे इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सर्वाधिक उत्तरी भूमि कौन सा है, मुख्य भूमि का उत्तरी भाग कौन सा तो इंदिरा कॉल। कैसे आप किसी को बुलाते हो, कॉल करते हो तो ऊपर मुँह करके बुलाते हो तो जम्मू कश्मीर के पड़ता है इंदिरा कॉल। और इंदिरा पॉइंट क्या पड़ता है तो दक्षिणी बिंदु क्या है इंदिरा पॉइंट। ये अभी बात हो चुकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मुख्य भूमि का रामेश्वरम द्वीप कौन अलग करता है तो पंबन चैनल जो है अलग करता है। आदमपुर भारत और श्रीलंका के बीच जो है। डंकन पास किसके बीच है, दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच क्या है तो आप बताओगे डंकन पास है। नेक्स्ट कहा गया दीव एक है, वो कहाँ पर स्थित है तो दीव क्या है गुजरात के तट पर है। ये दमन दीव क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है तो बताओ श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करती है। भारत की भूभाग का प्राचीनतम कौन सा है तो मतलब प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का प्राचीनतम भूभाग है। प्राचीन दक्षिण भारत के पार्ट को जो है प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, ये प्राचीनतम भाग है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है, पूरब वाले साठ। जैसे भारत को हम ऐसे बना लें
तो इसको पूर्व वाले तट को क्या कहा जाता है? पूर्व वाले तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि पश्चिमी वाले तट को क्या कहते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी मैं नेक्स्ट बता ही दूंगा इस चीज़ को। चलते हैं, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहा कहते हैं? गोवा वाले तट को क्या बोलते हैं? तो बताओ, कोंकण तट कहा जाता है। और पश्चिमी समुद्री तट को देखिए किस नाम से जाना जाता है? पूरे वाले पश्चिमी तट को तो आप बताओ मालाबार तट, ये केरल के पास से गुजरता है, केरल वाले तट को मुख्यतः कहते हैं, तो आप बताओगे मालाबार तट कहा जाता है। चलते हैं, अब देखिए कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित में से नगरों में कर्क रेखा किसके निकटतम है? तो कर्क रेखा आप क्या बताओगी? गांधीनगर, यानी गांधीनगर किसमें? गुजरात की राजधानी है, के निकटतम है। आप इसको जब मैप से देखेंगे चीज़ें तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएंगी। मैप से जरूर देखें, भूगोल मतलब मैप। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में डिवाइड करता है? तो आप क्या बताओगे? 23.5 अंश जो है भारत को दो भागों में विभाजित करता है। कौन है? तो कर्क रेखा जो है। कर्क रेखा कहाँ, तो उत्तर में किसे? तो बताओगे कर्क रेखा उत्तर में स्थित, तो मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में। देखिए RS कितने परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के वालांगू के समय कितने घंटे का अंतराल है? तो बताओगे 2 घंटे का अंतराल है। नेक्स्ट है, मानक समय रेखा समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हो तो 92 डिग्री पूर्वी के देशांतर शिलांग के समय कितना होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न होगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती? किसकी सीमा नहीं लगती? तो आप क्या बताओगे किसकी सीमा नहीं लगती? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती और सभी की लगती है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो बताओ प्रवाल भित्ति से हुई। और लक्षद्वीपों में 36 द्वीपों का समूह कितने? तो बताओगे 36 द्वीपों के समूह क्या है? लक्षद्वीप है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? तो बताओगे बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बताओ अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो बताओगे द्वीपों की संख्या भी बता चुका हूँ, 36 है। अक्षांशीय दिशा उत्तर में क्या है? उत्तर 8 अंश 4 उत्तरीय अक्षांश और से 37 अंश 29.6 उत्तरीय अक्षांश और देशांतर 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ उत्तरी है तो उत्तरी है, यहाँ पूर्वी है तो पूर्वी ही या होगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो आप बताओगे गोंडवाना लाइन का भाग है। क्या आप बताओगे किसका भाग? तो आप बताओगे गोंडवाना लाइन का भाग है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप बताओगे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि ये बना दिया जाए क्या बोलते हैं पूरा, तो आप जानते हैं कि भारत जो है कर्क रेखा और इधर है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कहाँ बताओगे? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर बिंदु गुजरात में 68 अंश 7 मिनट पूर्वी गुजरात से गुजरता है। शिव समुद्रम क्या है? कौन कहाँ से? कावेरी नदी जो है द्वारा बनाया गया द्वीप है, शिव समुद्रम द्वीप है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट के कितने? देखिए शिव समुद्रम किसके द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो आप शिव का समुद्र याद रखिए, तो आप बताओगे कावेरी नदी पर है। प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट के कितने प्रादेशिक, अब प्रादेशिक बताना कितना, तो बताओगे कितने समुद्री मील है? तो बताओगे 12 समुद्री मील है। ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो छोटा अंडमान तथा कार निकोबार द्वीप के समूह के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमांकन को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जबकि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चलते हैं, और डूरंड रेखा किसके? भारत तथा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहा जाता है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? तो बताओगे बांग्लादेश की, लगभग 4096 किलोमीटर है, 4096। सबसे छोटी सीमा किसकी है? तो बताओगे 80 किलोमीटर या 106 कहीं कहीं मिलता है, अफगानिस्तान की है। थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो सबसे सर्वाधिक विस्तार थार मरुस्थल का कहाँ पर? तो बताओगे राजस्थान में है। चलते हैं, मानक समय रेखा कहाँ से? 82 अंश 36 पूर्वी देशांतर से गुजरता है। नेक्स्ट है, कितने भूभाग पर पर्वत है? तो आप बताओगे पर्वत जो है कितने % पर है? तो 11% पर है। और कितने पर मैदान है? कितने % पर? तो आप बताओगे 43% भाग पर क्या है? तो आप बताओगे मैदान है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। जबकि भारत और चीन का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण जो है मैकमोहन
के नाम पर रखा गया जाता है। जबकि देखिए भारत और अफगानिस्तान का समय का निर्धारण जो है डोरंड ने किया था, इसीलिए डोरंड जिसने किया उसी के नाम पे रखा गया, ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए समुद्री सीमा तथा लंबाई, देखिए बांग्लादेश का 4096, चीन का 3917, पाकिस्तान का 3310, नेपाल का क्या हो गया 1752 है। बचपन में MBA आप याद कर लीजिए, बचपन में MBA, बचपन MBA। बी से क्या हो जाएगा बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान और ना से नेपाल, और MBA, यम से क्या हो जाएगा, यम से म्यांमार, और बी से भूटान, और ए से क्या हो जाएगा अफगानिस्तान, लास्ट में अफगानिस्तान आ जाएगा। तो चलते हैं, अब बात आगे होती है। देखिए अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है कितनी, तो बताओगे 570 मिलियन वर्ष है। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी, तो बताओ अरावली। किस राज्य में है, तो बताओ अरावली राजस्थान में है। देखिए बात आगे हो चुकी है। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो बताओगे अरावली ही सबसे प्राचीनतम से पर्वत श्रृंखला। भारत में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो प्यारे साथियों आप क्या बताओगे, कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे सिक्किम में है। हिमालय की उत्पत्ति भूसन्नति से हुई है, तो किससे, टेथीस भूसन्नति से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय का पाद प्रदेश मतलब निचला प्रदेश के को क्या कहते हैं, शिवालिक बोला जाता है। जैसे आपका सिर है और नीचे वाले पैर वाले को पाद प्रदेश, निचला को क्या बोलते हैं, शिवालिक कहा जाता है। हिमरेखा कहाँ पर तक मिलती है, 4500 से 6000 किलोमीटर पश्चिम तक मिलती है। ये आपको पूरी तरह से चीज़ें कंठस्थ करके रखना है। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे दून के नाम जानती है। कहाँ पर पड़ेगा, तो आप बताओगे उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो बताओगे कुमाली हिमालय में स्थित है। उत्तरांचल में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है, तो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, तो आप बताएंगे से नंदा देवी है। उत्तरांचल के, उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम, तो आप क्या बताओगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ, तो सेनोजोइक युग में हुआ था। भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी, तो अरावली श्रेणी है। वलित पर्वत कौन सा, तो बताओगे सबसे प्राचीन वलित पर्वत, तो बताओ अरावली पर्वत है। किस पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना था, पश्चिमी घाट को जो है। देखिए पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे सह्याद्री कहते हैं, जबकि पूर्वी घाट को हिमाद्री कहा जाता है। पश्चिमी सह्याद्री, पास याद कर लीजिए, पास पश्चिमी सह्याद्री, और जो बोलते हैं पूर्वी को बोलते हैं हिमाद्री। पूही, पीहू याद कर लीजिए, पीहू पूही याद कर लीजिए, पूही ज़्यादा सही रहेगा। तो आप बताएं पूर्वी वाले को क्या बोलते हैं, तो हिमाद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, बताओगे अनायमुड़ी है। जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो बताओगे महेंद्रगिरी है। ये देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का सम्मेलन बिंदु क्या है, तो बताओ नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। भारत में सबसे दक्षिणी भाग स्थित पहाड़ी का नाम क्या है, तो कार्डमम जो है दक्षिणी घाट में स्थित सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी का नाम है कार्डमम है। कार्डमम पहाड़ियाँ, तो का से कार्डमम, का से केरल, आप याद कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट है कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित, तो आप क्या बताओगे, केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। चलते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं, गिरनार, नेक्स्ट है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित, तो गिरनार आप बताओगे बिहार में। देखिए ये क्वेश्चन लगभग लोग गलत कर देते हैं, गिरनार को गुजरात लगा के आते हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार लगाना है कोरिलेट करके कहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताओगे सैंडल पीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित, तो बताओ सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, तो बताओगे राजस्थान में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर, तो सेवराय आप क्या बताओगे तमिलनाडु में स्थित है। जबकि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर, तो एक संप्राय भूमि है। क्या है छोटा एक संप्राय क्या होता है, मेज की आकृति की भूमि को बोलते हैं संप्राय भूमि कहा जाता है। तो आप एक एक चीज़ को आप कंसीडर करते चलना है। नेक्स्ट महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट को किस नाम से, आप बताओ सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जबकि पूर्वी घाट को हिमाद्री के नाम से। हिमालय पर्वत शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो अब 88 से 48 हो तब भी काम चल जाएगा। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित हो, तो पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है।
सबरीमाला कहाँ पर? तो सबरीमाला क्या बताओगे? मंदिर है भी है एक, तो केरल में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा में कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय पर्वत स्थित है उत्तरी सीमा में। उत्तरी सीमा में ये जो है नेपाल में ना, नेपाल में तो एवरेस्ट पड़ता है। हाँ ठीक, करेक्ट। सागर माथा और चोमोलिंगमा किसे कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा और चोमोलिंगमा का के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? तो होता है अरावली पर्वत जो है कहाँ पर है? तो आप बताओगे सामान्यतः गुजरात में है, नहीं सॉरी राजस्थान में है। भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे के बाद तीसरा चैप्टर आ गए हैं 22 चैप्टर में से। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो बताओ जम्मू कश्मीर में है। जा से जोजिला, जा से जोजिला दर्रा श्रीनगर को किससे? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ा जाता है। जो सीला याद कर लीजिए, जो सीला, जो जिला श्रीनगर और लेह। जो जिला दर्रा किसे? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नाथुला और जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आप बताओगे सिक्किम में स्थित है। नाथुला सिक्किम में और तुजू दर्रा भारत को किस? तुजू दर्रा कहाँ पर? तो मणिपुर में है। किसे? म्यांमार को जोड़ता है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित? तो बताओ पीपली घाट दर्रा जो है अरावली में स्थित है। जबकि पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल। और पाल घाट वैसे है कहाँ बताओ? तो केरल में है। केले का पाल लगाते हो पकाने के लिए, ऐसे याद कर लीजिए आप सब। खैबर दर्रा कहाँ पर? तो खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा किन दो राज्यों को किन देशों को जोड़ता है? बताओगे भारत और पाकिस्तान को। सिपकीला, बाड़ा लाचा और पांचाला दर्रा कहाँ पर? तो बताओगे ये हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा भी कहाँ पर? बताओगे तो हिमाचल प्रदेश में है। बुर्जीला किस में है? तो बुर्जीला जो है बताओगे जम्मू कश्मीर में है। बुर्जीला कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर। नाथुला दर्रा भारत और चीन में है के जो रास्ते जोड़ता है नाथुला दर्रा। सिपकीला आप देखिए सतलज में, सा से सिपकीला नदी से ही सतलज नदी प्रवेश करती है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में? जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे के नाम पर रखा गया? तो आप बताओगे बनिहार दर्रे को ही जवाहर सुरंग कहा गया है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है। और पाल घाट आप बताओगे केरल में है। थाल घाट और पाल घाट, भोर घाट कहाँ पर? तो तीनों बताओगे ये पश्चिमी घाट में है। और कहाँ पर है? तो आप बताओ। देखिए पाल घाट केरल में कितना, और थाल घाट और भोर घाट आप बताओगे महाराष्ट्र में है। आर्यों ने किस दर में प्रवेश किया था भारत में? तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया था आर्यों ने। बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? तो बताओ अरुणाचल प्रदेश में है। आफिल दर्रा किस श्रेणी में आता है? तो काराकोरम में आता है। आफिल दर्रा किस देश को जोड़ता है? भारत और चीन को कौन दर्रा जोड़ता है? देखिए आफिल दर्रा कहाँ पर? तो बताओगे काराकोरम में। किसे जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है आफिल दर्रा। चांगला दर्रा बताओगे लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। दियांग दर्रा बताओ कहाँ पर? तो बताओगे अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो अभी बात हो चुकी है हिमाचल में। थांगला कहाँ पर? तो थांगला जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर। लद्दाख अब अलग हो गया। जम्मू कश्मीर श्रीनगर को दर्रा कौन सा जोड़ता है? जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को कौन जोड़ता है? तो बताओ पीर पंजाल जोड़ता है। और आपको बता दूं जोजिला दर्रा भी जो है जम्मू को श्रीनगर, जो सीला आपको याद रखना है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता था। जो सीला मैंने याद किया था। जो जिला दर्रा किससे? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता था। चलते हैं नेक्स्ट है। अब देखिए आया है क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप बता दो। ये जो है सुमेलित। नाथुला कहाँ पर? सिक्किम में। और सभी जो है सुमेलित है। चलते हैं अब यहाँ पर सुमेलित करना। नाथुला कहाँ? सिक्किम में। लेपलॉक उत्तराखंड में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। पालघाट केरल में है। चलते हैं माना, लिपू लेक और नीति ये सब कहाँ है? तो आप बताओगे उत्तराखंड में। अब बताओगे नीलिमा, आपको याद रखना नीलिमा उत्तराखंड गई। नीलिमा नी से क्या हो जाएगा? नीति दर्रा। नी से नीति दर्रा और ली से लिपुलेख दर्रा और माँ से हो जाएगा माना दर्रा। ये तीनों कहाँ पर? उत्तराखंड में। हिमालय की हिमरेखा के बीच स्थित है। 4300 से 6000 मीटर पूर्व में स्थित है। हिमालय हिमनदों पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन आएगा, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? तो आप बताओगे केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस में आया है और 2004, 10 और 14 में भी आया है कई को। तो इसमें मिलान हिमनद कहाँ पर? तो कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। जेगू ग्लेशियर कहाँ पर? तो जेगू ग्लेशियर आप बताओगे सिक्किम और नेपाल में जो है जेगू ग्लेशियर स्थित है। रीमो पुन्ना और रूपल ग्लेशियर कहाँ पर? तो बताओगे कश्मीर में है। रीमो पुन्ना और रूपल ग्लेशियर जो है बताओगे ये है कश्मीर में स्थित है। भारत की नदियों के बारे में बात होने जा रही है। चौथा चैप्टर आ गया हमारा।
भारत में 3 तरह की नदियां कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? एक है सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र, एक बंद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीनों के बारे में हम बात करेंगे, जिससे क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं। पहला, सिंधु कहाँ से निकलती है, तो सिंधु कहाँ से निकलती है, सिंधु के बारे में पहले बात हो रही है। बोखर चू हिमनस या कैलाश पर्वत शिखर से निकलती है, ये याद रखना है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी, तो 2880 किलोमीटर है। और सिंधु नदी भारत में कितनी, तो 709 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, झेलम, चिनाब और रावी, ब्यास, सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो आप बताओगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तिब्बत में किस नाम से जानती है, तो सिंगी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। सिंगी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित महाखड्ड को क्या कहते हैं, तो का नाम क्या है, तो गिलगित में है, 5200 मीटर का खड्ड है। चलते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या, तो आप बताओगे बेरीनाग झील से निकलती है झेलम। और कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी, अब तो झेलम जो है कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, चिनाब को चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से जो है निकलती है, रा से रावी, रा से रोहतांग। रावी नदी को अन्य किस नाम से, परोसड़ी या इरावती, रावी को परोसड़ी या इरावती दो नामों से जाना जाता है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो बताओगे ब्यास कुंड से। ब्यास बहुत आसान है याद करना कुछ चीज़ें, तो ब्यास नदी किन अन्य नामों से जाना जाता है, बिपाशा या आर्गेकिया के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो राकस ताल से झील से निकलती है। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे 1050 किलोमीटर की लंबाई है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो बताओगे शिवालिक के पाद से, शिवालिक के निचले पार्ट से निकलती है। पाद जब भी कहा जाए मतलब निचला पार्ट आपको याद रखना है। घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जाना था, पौराणिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। गंगा कहाँ से निकलती, गोमुख हिमनस से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है कह सकते हो। किन दो नदियों का संगम देवप्रयाग में है, तो बताओगे भागीरथी तथा अलकनंदा जब मिलती हैं तभी क्या बनती है, गंगा बनती है। तो ये कहाँ पर, देवप्रयाग में मिलती हैं। अब गंगा को देवी की संज्ञा दी गई, तो ऐसे याद कीजिए देवप्रयाग में मिलती हैं। सबसे बड़ा लंबी बेसिन किसकी है, लंबी नदी कह सकते हो, तो बताओगे गंगा के। सबसे चौड़ी क्या है, तो ब्रह्मपुत्र आप क्या सकते हैं 2501, या इसमें करेक्ट यहाँ पर नहीं लिखा है, 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सबसे बृहत्तम नदी का नाम क्या है, तो आप बताओगे क्या है, तो गंगा नदी है। जबकि सबसे चौड़ी नदी की बात जब करेगा तो आप क्या बताओगे, सबसे चौड़ी नदी, तो आप बताओगे ब्रह्मपुत्रा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, आप बताओगे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है, तो बताओ सुंदरवन डेल्टा, जो है विश्व का नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा। यमुना नदी कहाँ पर, तो यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी की लंबाई कितनी लंबी है, तो बताओगे 960 किलोमीटर है। चलते हैं। यमुना नदी गंगा के किस स्थान पर मिल जाती है, तो ये इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती तीनों का कहा जाता त्रिवेणी से संगम कहाँ पर, तो गंगा यहाँ पर इलाहाबाद या प्रयागराज में है। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना था, कोसी नदी को जाना जाता था। सबसे अधिक परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी, तो कोसी नदी है। बंगाल का शोक किस नदी को, दामोदर नदी को जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली को द्विभाजित करती है, तो बताओगे चंबल और साबरमती को जो है विभाजित करती है अरावली। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाले प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में होने जा रही बात। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पहले बात करेंगे। पश्चिम क्या है, इधर गुजरात की तरफ वाले में। नर्मदा नदी कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में किस राज्य से बहती है, तो बताओ मत। अब पश्चिम बहने वाली नदियाँ समानता आप जानते हैं क्या, समानता याद कर लेना, समानता। सा से साबरमती, माँ से माही नदी, ना से नर्मदा और ताप्ती, ये सब चारों नदियाँ क्या हैं, पश्चिम। समानता, इसमें समानता क्या है, तो चारों नदियाँ क्या है, पश्चिम की ओर अपना मुहाना बन पश्चिम की ओर जाके गिरती हैं। चलते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो बताओ अमरकंटक छत्तीसगढ़ से निकलती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1300 मीटर लंबाई है। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर गुजरात में प्रवेश करती है, तो विभ्रंश घाटी एब्रिप घाटी से। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, तो खंभात खाड़ी गुजरात में पड़ता है, वहीं पर जाके गिर जाती है, समुद्र से मिल जाती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा से भी। तापसी
ताप्ती याद की जगह तापसी याद की, सतपुड़ा क्या है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है तो बताओ सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। कुल लंबाई कितनी तो बताओ 700 मीटर। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है, विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से गुजरती है। विभ्रंश घाटी मतलब खड्ड से गुजरती है। ताप्ती मुहाना कहाँ बनाती है, सूरत शहर के नीचे, सूरत शहर के नीचे जो है मुहाना बनाती है। मुहाना मतलब जहाँ प्रवेश करने लगती है समुद्र से, वही मुहाना कहते हैं। शरावती नदी कहाँ से निकलती है तो शिमोग जिला कर्नाटक से निकलती है शरावती। सात से शरावती, सात से शिमोग आप याद कर सकते। करसोप्पा जल जब प्रपात किस नदी पर बना तो शरावती नदी पर बना है। अब ये है भारत की लवण नदी या नमक की नदी किसे, लूनी नदी को कहा जाता है। गुजरात में जाके कच्छ के रण में जो है विलीन हो जाती है। अब देखिए साबरमती कहाँ पर गिरती है, खंभात की खाड़ी कहाँ पर तो बताओ गुजरात में है। बनास नदी कहाँ गिरती है तो बताओ बनास नदी भी जो है कच्छ के रण में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ क्या डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं तो क्या करेंगी, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जो डायरेक्ट गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में बात हो रही है, चलते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है तो बताओगे महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। कहाँ गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी किधर तो बताओगे ये पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ गिर जाती हैं। दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है तो बताओ गोदावरी है। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। बेन गंगा पेन गंगा किसकी सहायक तो बताओ गोदावरी की सहायक नदी। देखिए गंगा कहता है तो बेन गंगा पेन गंगा किसकी हो जाएंगी तो आप बताओगे। अच्छा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाएगा तो कावेरी को कहा। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है तो ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है, ये आपको याद करना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है कावेरी नदी कहाँ गिरती है तो अभी बात हो चुकी है, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी जो है गिर जाती है। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है तो मतलब कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से की गंगा, देखिए दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो की गंगा कहेगा तो कावेरी का की का कावेरी दक्षिण, लेकिन दक्षिणी गंगा है वृद्ध गंगा कहेगा तो आप क्या बताओगे का, उसे परम क्या बोलते हैं गोदावरी को कहा जाएगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती तो महाबलेश्वर से निकलती है। और कृष्णा नदी कहाँ गिरती तो बताओ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार बेसिन स्थित है तो बताओ कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच जो है पेन्नार बेसिन स्थित है। बेसिन मतलब नदियों के बहाव का क्षेत्र जो होता है उसी को बसीन कहा जाता है। महानदी कहाँ से निकलती है तो आप क्या बताओ छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। और कहाँ से निकलती है तो बताओगे ये अमरकंटक से निकलती है महानदी। और कहाँ गिरती तो बताओ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का उदाहरण पूर्ववर्ती अपवाह का है। पूर्ववर्ती मतलब क्या है तो इसका मतलब क्या है, हिमालय के बनने से पहले जो है जो नदियाँ बह रही थी उनको पूर्ववर्ती नदी के कहा नाम से जाना जाता है। उत्तरवर्ती जो है बाद में जो बनी जो नदियाँ बनी हिमालय के उसको उत्तरवर्ती। बांग्लादेश में गंगा की नदी किसे पुकारा जाता है तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से पुकारा। भागीरथी नदी देखिए क्या है कहाँ से निकलती है, भागीरथी गोमुख से या गंगोत्री से, जो भी आप गोमुख से निकलती है भागीरथी, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख से। अब गोमुख ना होता तो हम गंगोत्री लगा सकते थे। देखिए गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। और देवप्रयाग में जो है अलकनंदा जो है भागीरथी से मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। अब दामोदर किसकी सहायक नदी तो आप क्या बताओगे, हुगली की सहायक नदी क्या है आप बताओगे दामोदर है। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में क्या है, उद्गम स्थल भारत में है तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, नहीं है पूछा गया तो सतलज का जो है कहाँ तिब्बत से निकलती है, जो मालूम हुआ उससे। अब देखिए भारत में प्रमुख जलप्रपात की बात हो रही है यानी कि वाटरफॉल की बात हो रही है। जो क्या गरसप्पा किस नदी पर है तो बताओगे शरावती पर। कहाँ पर तो कर्नाटक में है। किस राज्य में, देखिए कर्नाटक में हो बात होगी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा तो अभी बताओगे जोग है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। चलते हैं अब राणा सागर जवाहर सागर और गांधी सागर सब किस पे, सागर वाले सब लगभग किस पे बने हैं तो बताओगे चंबल नदी पे बने हुए हैं। पूर्वोत्तर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी तो बताओगे कौन सी झील है तो लोकटक झील है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर तो लोकटक झील में केबुल लामजाओ जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। चिल्का झील कहाँ तो उड़ीसा में है। चिल्का झील कैसे पानी की झील, चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है।
सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है खारे पानी की, तो बताओगे चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है, ये याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट। ये इसमें हमको लग रहा है इधर छूट गया था, हाँ इधर छूट गया, ये इधर प्रमुख झीलों के बारे में बात नहीं हुई है, हाँ करेक्ट करेक्ट, ये इधर एक पूरा छूट गया था। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पर, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात तो आप बताओगे हुंडरू जलप्रपात है क्या, हुंडरू आपको बताएंगे। और दूसरा सबसे ऊंचा क्या है, तो एना जलप्रपात आपको बताऊंगा, एना। शिव समुद्रम किस पे, तो कावेरी नदी पे है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है, तो बताओगे कहाँ पर, तो रांची के पास है, हुंडरू जलप्रपात है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, याद रखना है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। धुआंधार किस नदी पर है, तो बताओगे धुआं जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो बताओ नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है, तो बताओ कर्नाटक राज्य में है शिव समुद्रम जलप्रपात। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कांची नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित, तो झारखंड में स्थित है। और चुलिया जलप्रपात, चा से चुलिया और चा से क्या बताएंगे चंबल, आपको बताना। गोकक कहाँ पर, तो झारखंड में। और चुलिया जलप्रपात कहाँ पर, तो आप बताओ किस राज्य में, तो बताओगे राजस्थान में है चुलिया जलप्रपात। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। साडनी जलप्रपात कहाँ, शंख नदी पर स्थित है। और साडनी कहाँ, तो आप बताओ झारखंड में साडनी है। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर, तो राऊ नदी पर है। गौतम जलधारा किस राज्य में, तो बताओ झारखंड में है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप हैं, जो याद ना हो उसको जरूर नोट किया करें आप सब। अब है एना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित, तो महाबलेश्वर में स्थित है। और कहाँ पर है, तो बताओगे झारखंड में स्थित है। पाईकारा जलप्रपात हो, तो पाईकारा नदी पर स्थित है। चलते हैं अब प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। उलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, कहाँ पर, तो बताओगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, तो बताओगे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है। उकाई झील किस राज्य में है, तो गुजरात में है। उकाई झील किस प्रकार की, तो बताओ मानव निर्मित झील है, उकाई झील है। चलते हैं नेक्स्ट है उकाई झील किस नदी पर है, तो बताओगे ताप्ती नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में है। और नागार्जुन किस पे है, तो कृष्णा आंध्र प्रदेश में है। निजाम सागर तो पता है मंजिरा नदी पे है। और ये कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, ये जो है आंध्र प्रदेश में है मंजिरा निजाम सागर। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर किस नदी पर, तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। निजाम सागर अभी बात हुई मंजिरा नदी पे है। तुंगभद्रा तो आप बताओगे तुंगभद्रा जो है झील तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है। ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों, बहुत बेहतरीन श्रृंखला होने वाली है आपके लिए। और ये बता दूं ये सभी जितने भी सब्जेक्ट बनेंगे सबका मैं एक एक वीडियो कंप्लीट करा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना हो, चैनल को सबसे 3 वीडियो पहले ही पढ़ चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और जो है मध्यकालीन मेडोल हिस्ट्री, तीनों का अपलोड हो चुका है। चौथा पार्ट क्या है आज ज्योग्राफी का लेके आया हूँ, इसको भी उतना प्यार दें जैसे 3 पार्ट को आपने दिया है। ऐसे करके नेक्स्ट पार्ट आपका जो है एक दिन प्रतिदिन आएगा। और यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो एक दिन में 2 पार्ट अपलोड कराने वाला। और जल्द ही मैं घटना चक्र का पूरा जीके कंप्लीट कराने वाला हूँ। 1 महीने में पूरा जीके आपके दिमाग में उतार दूंगा मैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आपको और बेल आइकन को दबाना होगा, क्योंकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको सही से पढ़ सकें और लाभान्वित हो सकें। नागार्जुन सागर, निजाम सागर, तुंगभद्रा नदी ये क्या है, तो आप बताओगे ये मानव निर्मित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील क्या, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों में स्थित है। चलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी द्वारा, तो रिहंद नदी द्वारा। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बताएं कहाँ पर, तो राणा प्रताप सागर और जवाहर नदी, जवाहर राजस्थान पे है। गांधी सागर किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। लोकटा झील इसी के अंदर जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और कहाँ पर है, तो बताओगे मणिपुर में स्थित है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। राणा सागर देखिए कहा गया पूर्वोत्तर राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, लोकटक झील है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बताओगे लोकटक झील में ही है। चलते हैं नेक्स्ट है चिल्का झील कहाँ पर, तो बताओ उड़ीसा। चील उड़ी याद कर लीजिए, चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील कैसे, तो खारे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है। या सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी, तो आप बताओगे चिल्का झील है। देखिए चिल्का झील कहाँ पर, तो आप बताओ उड़ीसा में, आपको आंसर मिल चुका है। देखिए
चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लेगून झील है। पुलिकट झील किस राज्य में है? तो पुलिकट झील आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? तो अभी बात हो चुकी है, ये भी एक प्रकार का लेगून झील है। लेगून झील जो समुद्र के द्वारा बनाया गया झील होता है, नमकीन झील। उसे क्या कहा? समुद्र का कभी जलस्तर बढ़ा और पानी लेके आया, लेकिन बाद में जलस्तर घटा तो पानी वहीं रह गया, तो लेगून झील किसे कहते हैं? समुद्र द्वारा बनाया जाता है। श्रीहरिकोटा किस पे? तो पुलिकट झील के जो है स्थित है। नेक्स्ट है हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील है? तो बताओ हुसैन सागर झील है। वेमनाथ झील कहाँ? तो बताओगे केरल में है। वेमनाथ झील क्या है? वेलिंगटन बाद से वेलिंगटन द्वीप किस पे है? तो बताओगे वेमनाथ झील पर। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 से किस पर है? तो बताओ वेलिंगटन द्वीप पर है। नेक्स्ट है अष्टमुदी, यहाँ अल्टमुदी की जगह अष्टमुदी जो है केरल वाली झील है। अष्टमुदी आप समझिए कहाँ, एक प्रकार का लेगून झील है। कहाँ पर? केरल में। लोनार झील महाराष्ट्र में है। किस प्रकार की झील है? तो बताओ क्रेटर झील क्या है? उल्का पिंड के गिरने से जो झील बनता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। उल्का पिंड गिरने से बनी झील देखिए कहाँ पर? तो बताओगे लोनार झील है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो बताओगे चोलामू झील। कहाँ पर? चोलामू झील। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, अभी नेक्स्ट मिलेगा ही चोलामू झील। चलते हैं, अब बात देखिए, पूरा लिस्ट है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो बताओ बुलर झील। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? तो साबर झील जो है राजस्थान में। खारे पानी की सबसे झील, लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील क्या है? तो बताओगे चिल्का झील है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील क्या है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर चोलामू झील है, ये सिक्किम में है। और क्रेटर झील लोनार कहाँ पर? तो बताओगे कहाँ पर? तो क्रेटर झील है महाराष्ट्र में स्थित। चोलामू झील जो है तिस्ता नदी पर है। और डल झील किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में है। पुष्कर झील कहाँ पर? तो राजस्थान। पुष्कर कहाँ पर? तो राजस्थान। तो राजस्थान में स्थित होगा। चलते हैं, चलते अभी नेक्स्ट पेज इधर है, नहीं हो चुका, इधर नहीं है। तो अभी देखिए साबर झील किस राज्य में है? तो बताओगे राजस्थान में है। खारे पानी की झील कौन सी? बताओ साबर झील है। लूनक सागर पंचभद्रा डिडवाना राजस्थान की कैसे पानी झील है? तो बताओ खारे पानी की झील है। उदय सागर, पिछौला, राजसमंद, जयसमंद, ये सब झीलें कहाँ पर? तो राजस्थान में बताएंगे। ओस्मान झील कहाँ पर? तो ओस्मान जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। फुल्लर झील कहाँ? उत्तर प्रदेश में है फुल्लर झील। गोमती नदी फुल्लर झील पीलीभीत से ही निकलती है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोंगोंग झील कहाँ पर? तो लद्दाख में है पोंगोंग, वहाँ पोंगोंग लिखना था, पोंगोंग लगती है। भीमताल कहाँ पर? तो उत्तराखंड में, आप बताएंगे। अब बात होती है इसमें कौन सा सुमेलित, नहीं सुमेलित है तो सुमेलित इसमें से कौन सा सी जो है। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो बताओगे आंध्र प्रदेश। लोनार झील कहाँ पर? तो लोनार झील आप बताओगे लोनार झील महाराष्ट्र में पूरा भी। नेक्स्ट है किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के प्लेटों के संचालन से होता है? विवर्तनिक झीलें जो है का निर्माण पृथ्वी के प्लेटों के संचालन से होता है। बुलर झील विवर्तनिकी झील है। विवर्तनिक जब प्लेटें खिसकती हैं तो क्या बन जाता है? गड्ढा बन जाता है, वहीं पर जो झील बनती है उसे बोलते हैं विवर्तनिक झील बोलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झील मिलती है? तो वायु क्रिया द्वारा झील बनती है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी? तो बताओ नौकेछिया ताल झील है, जिसमें ताल लग जाए, नैनीताल ये सब हो जाए, उत्तराखंड की झीलें हो जाएंगी। चलते हैं, अब बात भारत की नदी पर और प्रमुख राज्य देख लेते हैं। गंगा नदी किनारे कौन सा? तो हरिद्वार, कानपुर और बनारस। कानपुर जो है गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर। यमुना नदी दिल्ली, आगरा, मथुरा बसा हुआ है। सरयू नदी किनारे तो अयोध्या, अलकनंदा किनारे बद्रीनाथ। चलते हैं, हुगली नदी किसके? कलकत्ता जो हुगली नदी। महानदी कटक तथा संबलपुर। ब्रह्मपुत्री, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और शोकावट, बड़े बड़े शहरों का नाम ही याद करना है। सतलज जो है लुधियाना किस नदी किनारे? तो सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर और लुधियाना दोनों है। नर्मदा नदी किनारे भरूच, महेश्वर तथा ओंकारेश्वर जबलपुर में स्थित है। चंबल नदी कहाँ पर? तो कोटा में है। चंबल नदी किनारे कौन सा? तो बताओ कोटा है। झेलम नदी श्रीनगर बसा है। तुंगभद्रा के किनारे कौन है? कुर्नूल है। छिपरा क्या है? उज्जैन। लघुमती क्या है? लखनऊ। चलते हैं, अभी भी है। गोदावरी किस नदी? तो नासिक। कावेरी के किनारे कौन सा? श्रीनगर। ताप्ती किनारे कौन सा? सूरत है। कृष्णा के किनारे विजयवाड़ा है। मूसी हैदराबाद और बेतवा किनारे क्या है? तो बताओ ओरछा शहर जो है। साबरमती अहमदाबाद। इलाहाबाद देखिए, इलाहाबाद के कहाँ पर? तो गंगा यमुना तथा सरस्वती के संगम पे है इलाहाबाद। हर जगह उल्टा लिखा था, यहाँ उल्टा कर दिया है। अब देखिए भारत के किनारे जो है, भारत के नदियों से बने बांध के बारे में बात होने जा रही है।
अब इत्मीनान से आप जो है पानी वानी पी के फिर से बैठ जाइए और शुरू कीजिए, लेकिन वीडियो बंद नहीं करना है आपको, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको पूरे सेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। अन्यथा आप कूद कूद के पढ़ाई करेंगे तो कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। वही होता है कि अधूरा ज्ञान किसके समान होता है, तो बताओगे विष के समान होता है। तो अधूरी ज्ञान ना तो दें और ना ही लें। तो वीडियो इसीलिए कहता हूँ पूरा देखें, अधूरा ना देखें। बांध वगैरह से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो बांध को भी देख लीजिए। हमने भी पानी पी लिया है, आप भी पी लीजिए। सबसे ऊंचा बांध क्या है, तो बताओगे टिहरी बांध क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे लंबा बांध क्या है, तो बताओ हीराकुंड बांध प्यारे साथियों क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। जबकि कहा जाए हीराकुंड क्या है, सबसे लंबा है, और ऊंचा क्या बताएंगे, टिहरी बांध है। अब नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर, तो नाग जो है कृष्ण भगवान ने क्या है कालिया नाग को मारा था और उसको अंधा करके मारा था। ऐसे करके कुछ कुछ न कुछ जुगाड़ लगा के आप याद कर लिया कीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, तो बताओगे हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। टिहरी बांध किस नदी पर, तो बताओ भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर, तो बताओ बेतवा उत्तर प्रदेश में है। रंजीत सागर कहाँ, तो बताओ रावी नदी पर है, रंजीत सागर है। छोम बांध कहाँ पर, तो छोम बांध जो है कृष्णा नदी महाराष्ट्र में स्थित है। तो एक बार फिर इसको आप रिपीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया कीजिए आप। मेट्टूर बांध क्या है, तो कावेरी नदी पर है। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट यदि आप ले लेते हैं तो आप दोबारा रिवाइज करवा पाएँ। वीडियो भले दोबारा ना खोल पाएँ, लेकिन स्क्रीनशॉट हो सकता है आप दोबारा रिवाइज कर पाएँ। नेक्स्ट है मेट्टूर बांध किस नदी पर, तो मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी तमिलनाडु पर स्थित है। वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लिया करें। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, तो बताओगे अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। नहीं तो हम तो कहते हैं वीडियो ही दोबारा देख लिए 1-2 दिन में, तो ज़्यादा चीज़ें जो है आपकी रिटेन हो जाएंगी माइंड में और एग्जाम में करने में आपके हेल्पफुल साबित होगा। महात्मा गांधी बांध किस नदी पर बना है, तो बताओगे चंबल राजस्थान पे है। जवाहर सागर राणा सागर प्रताप बांध किस नदी पर है, तो बताओगे चंबल राजस्थान में है। थीन क्या है, तो रावी नदी पर है। मैथान बांध किस नदी पर, तो बताओगे बराकर नदी पर जो है मैथान बांध है। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर, तो बराकर नदी पर। बाल से बाल और बात से बाल और बात से बराकर कह सकते। पोंग बांध व्यास नदी पर है। फरक्का बांध गंगा नदी पर है। इडुक्की बांध किस राज्य में, तो बताओगे केरल में, और ये भी गंगा पे ही कि नहीं, ये गोदावरी पे है। मयूराक्षी कहाँ, तो मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में है। काठी बांध आप बताओ रामगंगा उत्तर प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ बांध तो आप बताओगे रिहंद नदी पर है। अब बात हम करते हैं भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं जो बनी थी उनके बारे में बात होने जा रही है। भाखड़ा नांदा बांध किस नदी पर, तो सतलज नदी पर है। और किस राज्य में है, तो बताओगे पंजाब राज्य में है। और ये पंजाब तथा हिमाचल की संयुक्त परियोजना है कह सकते हैं। ब्यास परियोजना तो बताओ ब्यास नदी पर और कहाँ पर, पंजाब में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसमें, सतलज व ब्यास के संगम पर है। और कहाँ पर मुख्य इसका लाभान्वित हो रहा है, तो पंजाब लाभान्वित हो रहा है। अब है हीराकुंड बताइए, तो हीराकुंड महानदी पर है। कहाँ पर इसका बांध क्या है, उड़ीसा में है। जबकि नागार्जुन परियोजना कहाँ पर, तो नागार्जुन अभी बात हो चुकी कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश में है। चंबल परियोजना कहाँ पर है, तो चंबल राजस्थान पे है, चंबल नदी पे है। तो याद करना ये आसान था। अब बात करते हैं आगे। अभी परियोजनाएं कई हैं। देखिए दामोदर परियोजना किस नदी पे है, तो बताओगे दामोदर परियोजना जो है दामोदर नदी और झारखंड पश्चिम बंगाल दोनों इसके लाभान्वित। गंडक परियोजना गंडक नदी और बिहार उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। काकड़ा पार कहाँ पर, तो काकड़ा पार आप क्या बताओगे ताप्ती नदी पर है। और कहाँ पर आप बताओगे, गुजरात में काकड़ा पारा। कोयना जो है कोयना नदी पर है। और कहाँ पर, तो बताओगे महाराष्ट्र में है। मचकुंड परियोजना, मचकुंड आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, तो मचकुंड परियोजना जो है मचकुंड नदी पर है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। मालप्रभा नदी का आप बताओगे कर्नाटक में है। जबकि मयूराक्षी पर कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में है। बारगी परियोजना तो बताओगे मध्य प्रदेश में है। पूरी लिस्ट आप एक बार देख लेते हैं तो एग्जाम में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा। और एक दो बार 2 से 3 बार देखते हैं तो पक्का क्लिक करेगा आपके दिमाग में, पेपर जब देने जाएंगे तो आप। नेक्स्ट है भीमा परियोजना पाहुना महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी जो है गोदावरी में महाराष्ट्र में है। उकाई परियोजना ताप्ती पे गुजरात में है। शारदा जो है कहाँ पर, तो शारदा नदी उत्तर प्रदेश में है। देखिए शारदा पे है। तवा क्या है, तवा नदी ये क्या है, मध्य प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टिहरी कहाँ, टिहरी बहुत बार पूछा गया तो बताओ भागीरथी और भिलांगना, यहाँ मिलंगान लिखा तो भेलंगना नदी के संगम पर है। और ये उत्तराखंड में है। माता टीला आप बताओगे बेतवा नदी पर है। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कह सकते हैं।
फरक्का परियोजना किस नदी पर? तो हुगली नदी पर। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। सलाल और बगलिहाल ये सब जम्मू कश्मीर, ये चिनाब नदी पे है। सलाल और बगलिहार ये सब चिनाब नदी पर है। कहाँ पर? तो बताओ जम्मू कश्मीर। नर्मदा परियोजना बताओगे, नर्मदा पे नहीं तो किसमें? तो मध्य प्रदेश में। सोन, तो सोन पे है बिहार। सोन कहाँ पर? तो बताओगे बिहार। ऊपरी कृष्णा, देखिए पूरी लिस्ट है। ऊपरी कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। घाट प्रभा, घाट प्रभा कर्नाटक में है। कृष्णा, देखिए इसमें कृष्णा आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट सब है नहीं। इसमें नीचे देखिए नाप्ता झाकरी आपको याद रखना है। कहाँ पर? तो सतलज, सतलज पे महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश में है। और काकरा पार जो है ताप्ती, इसमें काकरा पार जो है ताप्ती कहाँ पर? तो बताओ जम्मू कश्मीर में। नहीं, इसमें ये गलत लिखा हुआ, काकरा पार ताप्ती, ये गलत काट लेना है आपको। ये गुजरात आपको लगाना है, ये गलत है यहाँ पर लास्ट में। आप इसको देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब है नहीं। पेरियार आपको याद कर लेना। पेरियार कहाँ? तो बताओ पेरियार, पेरियार नदी पर केरल में है। और यहाँ रिहंद्र गोविंद वल्लभ पंत किस नदी पर? तो बताओगे उत्तर प्रदेश में। रामगंगा कहाँ? रामगंगा नदी पर, उत्तराखंड में है। अब यहाँ पर तुलबुल आपको याद रखना है। तुलबुल किस नदी पर? तो झेलम पे है। और कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी नदी परियोजना कौन सी? तो बताओगे बड़ी नदी बहुउद्देशीय परियोजना तो भाखड़ा नागा बांध है। अब देखिए 10वां टॉपिक हमारा आ गया है भारत में जलवायु। भारत की जलवायु क्या है? भारत की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा क्या होती है? पवनों की दिशा में परिवर्तन होना जो है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अभी बात हो रही है हमारी 10वां टॉपिक हमारा जलवायु स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ कहा गया मानसून किस भाषा का शब्द है? तो बताओगे मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तो आप क्या बताओगे? मानसून जो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ था। इसका तात्पर्य क्या होता है? मौसम या ऋतु होता है। सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे होती? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम आप जानते हैं केरल वाले मानसून से कह सकते हैं। अमृतसर शिमला एक अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि समुद्र से दूरी के कारण उनके जलवायु में क्या है? भिन्नता पाई जाती है। जैसे तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ठंडी में वर्षा कहाँ पर होती है? तो बताओ तमिलनाडु में होती है। अच्छा देखिए, देश के किस भाग में जो है अरब सागर की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी दोनों जगह से बरसात होती है? तो पंजाब में। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र में होती है। ये आपको याद कर लेना प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान क्या है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? बताओ मानसिन राम कहाँ पर? मेघालय में। आम्र वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा या आम वर्षा के नाम से जाना जाता है, मार्च और अप्रैल में। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी बात हो चुकी है। सबसे कम वर्षा कच्छ से हरियाणा तक में सबसे कम वर्षा होता है। मानसिन राम चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? यहाँ की पहाड़ियाँ जो है कीप की आकृति के हैं, ये याद कर लेना है आपको। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो पूर्वी तटीय प्रदेश में। दैनिक तापांतर मतलब कि रात में बहुत ठंडी और दिन में बहुत गर्मी होता है, पूर्वी तटीय प्रदेश में कह सकते हैं। पूर्वी तटीय कहाँ पर? तो ये बता दूं कि इधर तमिलनाडु और उधर आंध्र प्रदेश, इन सब के तटों को पूर्वी तटीय कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा क्या होती है? जब भी बात होगी सब ठंडी में तो पश्चिमी विक्षोभ ही लगाना है, ये आपको याद रखना। कभी कभी उत्तर प्रदेश में भी हो जाता है, जैसे कोरोना काल में हो गया था। भारत में वर्षा अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, क्योंकि वर्षा के पानी की तेजी से बह जाना और शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना जो है, और कुछ ही थोड़ी ही महीनों में जोर हो जाना। वर्षा का कुछ ही महीने बरता, उसके बाद हल्का पानी बरसात होता रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप तथा निम्न दाब हिंद महासागर के कर्षण करते हैं। तो आप बताओगे दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है, अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए दशक ज्ञात स्थिति को भारतीय उपमहाद्वीप के विरल क्षीण वर्षा मानसून संबंध किसे? तो अल नीनो की दक्षिणी दोलन से है। देखिए अल्पकालिक जलवायु से संबंधित कौन था? तो अल नीनो के कारण जो है अल्प लीनो तथा दक्षिणी दोलन होता है। भारत में पश्चिमी तटों में ग्रीष्म के अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण से होती है? समुद्री तट के निकट होने के कारण जो है पश्चिमी तटों पे जो है सबसे अधिक वर्षा होती है।
देखिए अक्टूबर और नवंबर महीने में कहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है, तो बताइए छोटा नागपुर पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, क्योंकि स्थल समुद्र का विभेदी तापन जो है इसी कारण से जो होता है मानसूनी विस्थापन को इंगित करता है। चलते हैं, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो उड़ीसा में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए भारत में पश्चिमी समुद्री तट में वर्षा किन मानसून से होती है, तो आप क्या बताओगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। पश्चिमी तट पे समुद्री भारत में पश्चिमी समुद्री तट पे वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। प्रत्यावर्ती मानसून के अधिक प्रभाव तमिलनाडु पे पड़ता है। प्रत्यावर्ती वही दक्षिणी वाला जो है मानसून जो होता है, पश्चिमी विक्षोभ जो होता है उसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती, जो लौटने वाले मानसून को बोलते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून सबसे अधिक प्रभावित कौन सा, तो उत्तर पूर्वी से भी जो है कौन, तो तमिलनाडु ही कहेंगे। नेक्स्ट है सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, तो लेह में सबसे कम वर्षा होता है, बांसीनाम में सबसे अधिक वर्षा होता है। देखिए नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन में मानसून में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, तो बताओगे डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह जो है सामान्य दिशा है, कौन सा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। देखिए भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ, तो बताओगे केरल में होता है, लगभग 1 जून को होता है। झारखंड में वर्षा किस मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अब ये सब चीज़ें जब मैप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी ये फास्ट रिवीजन चल रहा है, एक बार आप सब मैप से जरूर पढ़ें चीज़ों को, क्योंकि ज्योग्राफी मतलब ही मैप होता है। सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो लेह में होती है। चेरापूंजी कहाँ, तो चेरापूंजी आप क्या बताएंगे, मेघालय में राज्य में है चेरापूंजी। देखिए इसमें एक पेज ये छूट गया है मुझे लग रहा है, हाँ नहीं हो गया अब भारत में वन के बारे में बात कर लेते हैं। वन कितना % होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए पूरे भारत में वन, लेकिन 33% है नहीं, कम से कम 33 होना चाहिए, है लगभग 24% प्लस है। वन नीति घोषणा कब, 1988 में वन नीति घोषणा की गई। तो वन अनुसंधान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर, तो देहरादून में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित, तो बताओ देहरादून में स्थित है, अभी बात हो चुकी है। नीरी, यहाँ नीरी के स्पेलिंग गलत लिखा और डबल ई होना चाहिए था, नीरी। नीरी का मुख्यालय कहाँ बताओगे, नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नीरी का। चलते हैं, वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन उत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है, तो के मूल सिंह है। वनारोपण प्रक्रिया क्या है, और पेड़ लगाने से है। कुल क्षेत्रफल कितने भूभाग पर, तो यहाँ पर कितना, लगभग 24 पॉइंट कुछ है, एग्जैक्ट मुझे भी इस समय याद नहीं आ रहा, आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। पश्चिमी हिमालय में संसाधन प्रदेश के प्रमुख कौन है, तो बताओ कि क्या है, वन जो है संसाधन के रूप में है। किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे कम भाग वाले वनों पे विस्तार है, तो बताओ हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं, सबसे कम बेटियां भी हरियाणा में पाई जाती हैं। परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना होना चाहिए, तो संपूर्ण भूमि का 33% होना चाहिए। वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कौन सा, पूर्वी दक्कन क्षेत्र में सबसे अधिक वन का आच्छादन है। अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है, तो बताओ मालिक, देखिए अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है, तो राज्य ही होता है। मैग्रोव वनस्पति कहाँ पर, सुंदरवन में पाए जाते हैं। नीलगिरी में कौन सा, तो टीक या सागौन पाया जाता है। अति सघन वनों को सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश में अधिक सघन वन है। किस वैश्विक विरासत वन कहा जाता है, सुंदरवन को वैश्विक विरासत। सुंदरवन कहाँ पर, तो सुंदरवन कहाँ बताओगे, पश्चिम बंगाल में है। किसमें सागौन वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी सागौन, लेकिन मध्य प्रदेश में सागौन सब ज़्यादा पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। दलदली तथा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है, तो मैग्रोव वन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, मैंग्रोव वनस्पतियाँ सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। चंदन की लकड़ी वाले वन सबसे अधिक कहाँ पर, तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पर, तो केरल में है। जैव विविधता तथा सदाबहार वन का संरक्षण यहाँ पर मिलता है। फूलों की घाटी तो बताओ उत्तराखंड में है। शांत घाटी कहाँ पर, तो बताओ केरल में है। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति कैसी प्रकार की, तो सदा हरित जो है, सदा हरी भरी रहने वाली वनस्पतियाँ हैं। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो बताओ कि नीलगिरी पर। सातूत के रेशम उत्पादित किए जाते हैं, तो बताओ कर्नाटक में सातूत वाले रेशम उत्पादित किए जाते हैं। चलते हैं,
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में कौन सी वृक्ष अधिकतम मात्रा पाई जाती है? सुंदरी वृक्ष पाई जाती है, इसीलिए सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो कर्नाटक चंदन के लिए है। तेंदू के पत्ते का उत्पादक राज्य क्या है? तो बताओगे कि इसके माचिस की वो बनाई जाती है, तीली बनाई जाती है तेंदू के पत्ते से। भारत में जैव विविधता का ताप स्थल क्या है? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट है। भोजपत्र किससे मिलता है? तो बताओ हिमालय पत्र से। लीसा प्राप्त होती है चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त की जाती है। चलते नेक्स्ट पेज है, इधर बात हो नहीं, हाँ ठीक ठीक। सागौन और साल किसके उत्पाद है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के जो है उत्पाद हैं। अब कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें क्या है? टी सुमेलित नहीं है। वेम्बनाथ जो है कहाँ पर? कर्नाटक में नहीं, तो वेम्बनाथ कहाँ पर आप बताओगे? वेम्बनाथ जो है ये उड़ीसा में है। चलते हैं, सामाजिक वानिकी के प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष एक उदाहरण किसका? खेजरी जो है सामाजिक वानिकी का बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजरी। लंबी जड़ों और तथा नुकीले कांटों तथा शैल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों के आरक्षित अवरुद्ध वन कहाँ पर? तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इस तरह के वन पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा इस एक तथ्य देख लेते हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में है। वन सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ पर? तो वो भी बताओगे देहरादून में ही है। चिपको आंदोलन वन काटने को रोकने से था। प्रणेता कौन है? तो बताओगे सुंदरलाल बहुगुणा का है। नीति कब आई थी वन वाली? तो 1988 में आई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नीरी कहाँ पर? तो मध्य नागपुर महाराष्ट्र में है। देखिए, इंडियन नेशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1981 भोपाल में किया गया था। अब बात होती है भारतीय राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। चल रहे 12वां चैप्टर पे आ गए हैं। बहुत ज़्यादा अब कुछ नहीं बचा है, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहे वीडियो को और बिना स्किप किए हुए देखें। और जिन्होंने भी जो अभी लेट पे जुड़े, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को बैक से जाके देखें, वहीं से ना देखा जहाँ से शुरू है। पीछे का करेक्ट फंक्शन दिया है, तो आप पीछे भी जा सकते हैं यूट्यूब में, तो शुरू से देखें। ये नहीं कि 20 से आप जुड़े हैं तो लाइव चला है तो 20 से ही आप देखें, नहीं, शुरू से देखें आप इसे। और वादा न करें कि बाद में देख लूँगा, क्योंकि वादा का काम क्या होता है? तो विनाश होता है। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, तो वादा ना करें, वादा का काम विनाश। चलते हैं, नेक्स्ट है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। चलते हैं, वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, तो सुल्तानपुर कहाँ पर? तो हरियाणा में है। लगभग उत्तर प्रदेश लगाते हैं, लेकिन कहाँ पर? तो हरियाणा में है। दुधवा नेशनल पार्क का पता उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए? तो पेरियार जो है जंगली हाथियों के लिए जाता है। दाचिगम अभ्यारण्य कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सरिस्का कहाँ? राजस्थान में है। विश्व का, अभी देखिए लिस्ट भी देखेंगे, विश्व का एकमात्र पलावी या तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ? तो मणिपुर में है। काजीरंगा कहाँ? गैंडे के लिए जाना जाता है, ये असम में है। नल सरोवर कहाँ पर? तो गुजरात में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य कहाँ? तो जंगली हाथियों के लिए केरल में है। काजीरंगा कहाँ? असम में है। केवलादेव घाना कहाँ? भरतपुर राजस्थान में है। चलते हैं, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में? तो बताओगे उत्तराखंड में है। मानस कहाँ? तो असम में है। अभ्यारण्य राइनो के लिए? तो काजीरंगा जो राइनो के लिए जाना जाता है। चलते हैं, किस राज्य में बैली ऑफ फ्लावर? तो बैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। मुदुमलाई कहाँ पर? बाघों के लिए जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो गिर कहाँ पर? गा से, गिर अवकाश से आप याद करोगे, गुजरात आप याद कर सकते हो। राजाजीपुरम कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में एशियाई हाथी के लिए जाना जाता है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क था, 1936 में बना था। प्रथम तितली उद्यान बनरघट्टा जैविक उद्यान है, कहाँ? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ? तो बताओ कर्नाटक में है बनरघट्टा। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कब और कहाँ पर स्थापित किया? तो 1916 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थापना कहाँ पर की गई? तो 1917 में। देखिए, सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण जब आएगा तो आप 1970 में कोलकाता बताओगे। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप बताओ बाघ अभ्यारण्य आप कॉर्बेट नेशनल पार्क को बताओगे। वुड फसाइल पार्क है, फसाइल पार्क क्या है? तो जैसलमेर में, राजस्थान में है। दचिगम कहाँ? तो दचिगम क्या है? ये जम्मू कश्मीर, तेंदुआ के लिए जाना जाता है। वनों, भारतीय वनों को किसमें बाघ विलीन हो गए हैं? तो अब तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बाघ यहाँ पर रहे ही नहीं, खत्म हो गए। टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य
एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। बुक्सा परियोजना किस राज्य में है तो बताओगे? पश्चिम बंगाल में है। वन्य जीव कोष तो लाल पांडा जो है इसका प्रतीक है। एक सीट वाला गैंडा कहा तो पश्चिम बंगाल व असम क्षेत्र में फैला एक सीट गैंडे वाला राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है तो आप कहते हो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है। भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं तो भारतीय गैंडे आप बताओगे काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और अभी बात हो चुकी काजीरंगा कहाँ पर है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बांदीपुर कहाँ पर तो बांदीपुर कर्नाटक में है, टाइगर रिजर्व है। कान्हा कहाँ, कान्हा केसरी सब बताओगे मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर कहाँ पर तो राजस्थान में बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। ये वृक्ष बचाओ से संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था तो 1972 में। बाघ संरक्षण कब? 1973 में लाया गया था। केंद्र शासित सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है तो अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ज़्यादा हैं। कौन सी विशाल कृंतक है जो पेड़ों के ऊपर रहती है तो भारतीय विशाल गिलहरी जो है पेड़ों के ऊपर। कृंतक क्या है? इनके जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं क्या दांत, उन्हीं को कृंतक कहा जाता है। भारतीय मिट्टियों के बारे में बात होने जा रही है। सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का विस्तार है तो आप क्या बताओगे? जड़ोल मिट्टी का है। नेक्स्ट है, पुरानी जड़ोल मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर को और नई को क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। उत्तरी मैदान में मृदा का सामान्यतः कैसे बनी है तो तलोचन द्वारा या कहते हैं कि प्रचलन द्वारा बनी है। नेक्स्ट है, गंगा के जड़ोड़ मिट्टी की भूमि का सतह नीचे लगभग कितनी है? 600 मीटर तक है। मतलब 600 मीटर तक गंगा के द्वारा प्रवाह द्वारा मिट्टी बनाई गई है। गंगा मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है तो बांगर कहलाती है। किस प्रकार की मिट्टी को किस में न्यूनतम उर्वरक की मात्रा आवश्यकता होती है तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? लाल मिट्टी में जो है न्यूनतम उर्वरक की मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर? गुजरात में। और इसे रेंगुर मिट्टी के या स्वतः जुती हुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। स्वतः जुता हुई मिट्टी। चलते हैं, नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी? काली। लावा के प्रवाह से मिट्टी का निर्माण हुआ तो काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी तो कपास के लिए है। किस मिट्टी की कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी में सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, कह सकते हैं। बेसाल्ट लावा के निर्माण से कौन बना है तो बताओगे? काली रेंगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेंगुड़ क्या है तो काली मिट्टी ही है। काली मिट्टी स्थानीय रूप से रेंगुर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि के चरनोजक के नाम से किसे जाना जाता है तो आप बताओगे काली मिट्टी को ही जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी की सिंचाई में कम आवश्यकता होती है तो काली मिट्टी को ही सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अब आपको एमसीक्यू भी मिल गया। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। लैटराइट में की महत्वपूर्ण भूमिका क्या तो मालाबार तट में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनउर्वर हो गई। लोहा की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किसमें तो आप बताओगे? लैटराइट मिट्टी में पाई जाती है। धान की खेती की अति उपजाऊ भूमि कौन सी? दोमट मिट्टी के लिए। मृदा अपरदन कैसे रोका जाता है? वन रोपण के द्वारा जो है मृदा अपरदन। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी है। लैटराइट मिट्टी को का किसका परिणाम है तो बताओगे? लीचिंग या निथरण के द्वारा जो लैटराइट मिट्टी यानी पानी भरा था उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे मिट्टी क्या हो गई? छोटे छोटे कण बैठ गए। अपरदन के प्रकारों में किस कारण से चंबल जो है खड़ बन गया तो अवनालिका अपरदन के कारण से। नेक्स्ट, किस मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का से किल्ली का से कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक किसमें पाए जाते तो काली मिट्टी में पाए जाते हैं। किस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके सब फसल उगाने के लिए उपयोग बनाया जाता है? अम्लीय मिट्टी को जो है फसल योग बनाने के लिए क्या मिलाते हैं तो बताओगे? जिप्सम मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि तो राजस्थान में है। अब बहुत ही सिंचाई साधन के बारे में बात हो रही है। चलते सिंचाई साधन के बाद सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है तो आप बताओ? कुआं या नलकूप से होती है। और लगभग कितने % नहरों से होती है तो 31% भाग जो है
नालों से होने लगी है। पहले नंबर पे आप बताओ कुआं या तालाब से। सिंचित क्षेत्र में कुओं नालों कूपों कुल मिला के आप बताओगे 56% है। कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब की मात्र 6% लोग जो है तालाब से, अब 6 क्या अब 4 ही बचा है लगभग। तालाब की सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक कहाँ पर, तो दक्षिणी एरिया में जो है किया जा रहा है। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है तो तमिलनाडु में है। ता से तमिलनाडु, ता से तालाब आप याद कर सकते हैं। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो बताओगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नलकूप है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन से राज्य में होता है, तो पंजाब में होता है सबसे अधिक। कुआं नलपुरों द्वारा सिंचाई जो है गुजरात में जो है अग्रणी राज्य है। इंदिरा नदी नहर राज्य किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर बना हुआ है। सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन, तो इंदिरा गांधी नहर जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर किससे निकलती है, तो गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर किस नदी में पानी में, तो आप बताओ गंडक में है। राजस्थान का नया नाम क्या है, राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर है। सिंचाई का 47% भाग जो है लघु तथा बृहद परियोजनाओं से होता है। किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेत की जाती है, तो दक्षिण के दक्षिणी पठार में। भारत में सिंचाई क्षमता सर्वाधिक किस भाग में, तो लघु तथा बृहद परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। कहा गया कि शारदा सहयोग समावेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है, नीचे दिए गए कोट्स के माध्यम से बताइए। तो आप इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो हैं कृषि उत्पादकता में बढ़ाना, बहुफसली भूमि का उपयोग में करना, भू प्रबंधन को सुधार करना, ये सभी जो है करेक्ट है इसमें। चलते नेक्स्ट पेज देते। अब बात होती है कृषि के बारे में, बात हो 15वां चैप्टर आ गया हमारा कृषि। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो वर्षा या वृष्टि है। वर्षा अच्छी होगी तो खेती अच्छा होगा, वर्षा अच्छी नहीं होगी तो खेती अच्छी नहीं होती है। नकदी फसल नहीं है तो गेहूं जो है खाद्य फसलों में आता है। इससे गेहूं क्या है, तंबाकू, जिनका मुख्यतया जो है नगद लेने के लिए खेती की जाती है उसे नकदी फसल कहा जाता है। चावल उत्पादक कौन है, बताओगे पश्चिम बंगाल, जबकि गेहूं में उत्तर प्रदेश। भारत का चावल का कटोरा किसे कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। नेक्स्ट है गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक कौन है, तो बताओगे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जो है गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक हैं। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला बताओ उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक हरित क्रांति में किस पर प्रभाव पड़ा था, तो गेहूं पर सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन कौन सर्वाधिक करता, तो बताओ उत्तर प्रदेश करता है। देखिए कितने जगहों पूछा गया है। भारत में अधिकतम कृषि क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन, तो चावल सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, तो चावल जो है सबसे अधिक उपज देती है। जूट प्रमुख उत्पादक कौन, तो जूट वाले जो है पश्चिम बंगाल है। चाय वाला सर्वोत्तम चाय तो बताओ दार्जिलिंग वाला चाय सर्वोत्तम चाय, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है दार्जिलिंग चाय को। सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, तो बताओ चाय असम में होता है। काफ़ी अनुसंधान काफी का से कुर्ग कर्नाटक में। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक आप बताओगे उत्तर प्रदेश में। प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किसमें, तो बताओ केरल में होता है। नीली क्रांति किसे समय, तो बताओ मत्स्य पालन से है। धान्य भंडार सबसे अधिक कहाँ पर है, तो पंजाब में है। हरित क्रांति कृषि की आधुनिक विधियों द्वारा जो है प्रति एकड़ फसल में उपज को बढ़ाना था हरित क्रांति का। हरित क्रांति के जनक कौन, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक कौन है, तो बताओ गुजरात में। सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक बताओगे मध्य प्रदेश है। काजू उत्पादक कौन, तो केरल है। विशालतम उत्पादक है दालों का, तो बताओगे मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर में है। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में, तो रेशम का कहाँ बताओगे कर्नाटक में होता है। फल उत्पादन में आप बताओगे कौन है, तो फल उत्पादन में विश्व में फल उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है। सब्जी उत्पादन में क्या है, द्वितीय स्थान। पहला स्थान किसका, तो चीन का है। दुग्ध उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश का। दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य का, तो बताओ उत्तर प्रदेश है। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया, तो 1970 में किया गया था ऑपरेशन फ्लड। इसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। देखिए ऑपरेशन फ्लड बात हो ही चुकी है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो बताओगे डॉक्टर पी कुरियन थे। जबकि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा, तो एम.एस. रंधावा ने लिखा था। देश में एग्रोलॉजिकल क्षेत्र कितने, तो बताओ टोटल 20 हैं। चलते हैं कृषि विश्वविद्यालय। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तो आप बताओगे पंतनगर में है। कहाँ, उत्तराखंड में है, वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। हरित क्रांति
के जनक कौन है, तो आप बताओगे स्वामीनाथन है, हरी क्रांति के जनक। चलते हैं। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति, अब तो झींगा उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए, पटसन के लिए कौन जाना जाता है, पटसन के लिए पश्चिम बंगाल, गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश, काफ़ी के लिए कर्नाटक है। अब काफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कौन, तो बताओ अभी बात हो चुकी, कर्नाटक है। भारत में किस खाद्य फसल के सबसे अधिक उत्पादन, तो बताओ चावल का होता है। अधिकतम आवश्यकता, पानी की अधिकतम आवश्यकता लेकिन जमाव नहीं, तो इसी पानी तो डेली इसको चाहिए लेकिन कहीं रुके ना पानी, जैसे इसीलिए इसको ढलानों पर बोया जाता है। खरीफ की फसल काटी जाती है तो नवंबर तथा के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। अब बोई कब जाती है खरीफ की फसल, तो वही जून जुलाई में बोई जाती है। अंगूरों का पैदावार के लिए प्रसिद्ध है कौन, नासिक है। झूम खेती कृषि के एक तरीका है, मतलब एक जगह का बगिया काटे वहाँ खेती कर रहे थे, उर्वरकता खत्म हो गई, दूसरे जगह जाके वन को काट के खेती करने लगे। काफ़ी के लिए अधिक उत्पादन तो कुर्ग में है। संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग कहाँ पर होता है, तो बताओगे कर्नाटक में सबसे अधिक क्या होता है, रेशम का उत्पादन होता है। सबसे अधिक जूट सबसे अधिक कहाँ पर, तो बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, तो कॉफ़ी की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा, तो तमिलनाडु है। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है, तो बताओ गन्ना के बीच। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ थे, तो बताओ झांसी में स्थित है। चलते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा, तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। मक्का की खेती खरीफ की फसल है। वैसे तीनों सीजन में बोई जाती है। खरीफ फसल, खरीफ, जायद तथा जो है रबी तीनों बोई जाती है। मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है, 70% जो होता है उसमें मूंगफली दाना और 30% ठोकला होता है उसमें। केंद्रीय उपज संस्थान कहाँ पर था, बेंगलुरु में है। कृषि मंत्रालय सरकारी वर्गीकरण का संबंध, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 127 जलवायु क्षेत्र हैं। गेहूँ, उत्तर प्रदेश में गेहूँ है। पदार्थ आयात मद क्या है, तो खाने वाला तेल सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं आयात के। केरल में विश्व भर में सबसे संवर्धन किए जाने वाले गर्म मसाले सबसे अधिक संवर्धन किया जाता है। पीली क्रांति किससे, तो दलहन से संबंधित। भारत में प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है, तो गन्ना, कपास, तिलहन, जूट जो है प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। केवल बेचने के लिए ही इनको बोया जाता है। राष्ट्रीय फल क्या, तो आम है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, प्रतापगढ़ में। आंवले में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। विकसित प्रथम बौनी धान कौन था, तो RB8 जो है प्रथम बौनी धान है। नेक्स्ट है भारत में चावल की खेती के क्षेत्रों में जहां पर वार्षिक वर्षा कितना 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर चावल की खेती की जाती है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। 1966 की अवधि में दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो गेहूं में सबसे अधिक खाद्यान्नों में वृद्धि हुई थी। अब भारत में ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं। सबसे अधिक तापीय ऊर्जा, नहीं तापीय ऊर्जा क्या है, जो कोयला से ऊर्जा उत्पादित किया जाता है, तापीय ऊर्जा कहा जाता है। पहली बार लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर प्रस्तावित, तो बिजिन जाम में स्थापित किया गया था। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक जो है स्थान किसके लिए, तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है। काकरापारा कहाँ, तो काकरापारा जो है कर्नाटक में है। कैगा कहाँ, तो कैगा जो है कैगा भी कर्नाटक में नाभिकीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर, तो तारापुर में है। प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आप बताओ हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थापित किया गया था। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का लगभग 70% है। अभी देखिए जल विद्युत और वायु विद्युत का बहुत 30% ही योगदान है। प्रथम जल विद्युत परियोजना का कावेरी नदी के शिव समुद्रम जल परियोजना था। प्रथम जल विद्युत परियोजना था। पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में चली थी। विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो दार्जिलिंग में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है ओबरा जो है किसके थर्मल के लिए जाना था, कोयला वाला प्लांट है। जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो शिव समुद्र में जल विद्युत परियोजना जो है बांध बना के जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं जल विद्युत। वाणिज्यिक ऊर्जा के कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो 67% जो है कोयला से ही जो है सब विद्युत पाते हैं। ऊर्जा का प्रधान क्या है, तो कोयला ही से प्रधान क्या है वाणिज्यिक ऊर्जा का, तो बताओ कोयला है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति है, तो क्या है महाराष्ट्र में है। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित, तो खड़गवा साला में स्थित है। सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन, तो बताओगे महाराष्ट्र है सबसे अधिक। अब देखिए खनिज के बारे में बात होने जा रही है। खनिज भारत में खनिज उत्पादन का भंडारण गृह
कहलाता है किसे, तो छोटा नागपुर को खनिज भंडारण का गृह कहा जाता है। लौह अयस्क प्राप्ति कहाँ पर प्राप्त होती है, तो बायलैंड इलाके खान से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कुंद्रेमुख किस परियोजना किस राज्य में, तो कर्नाटक में है। खनिज परियोजना जो है लौह खनिज के लिए कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। लोहा उत्पादन करने वाला राज्य सर्वाधिक कौन है, तो बताओ कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है। अधिकांश लौह अयस्क कौन सा, तो हीमेटाइट होता है। चलते हैं नेक्स्ट है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो बॉक्साइट देखिए तो आप बताओगे एल्युमिनियम का अयस्क है, उड़ीसा में है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में राजस्थान में। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर, माँ से मैग्नीज, माँ से मध्य प्रदेश, आप याद कर सकते हो। कोडरमा कहाँ पर, कोडरमा से क्या प्राप्त होता है, तो आप बताओगे अभ्रक प्राप्त होता है। अभ्रक का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे प्रथम स्थान किसका है, तो भारत का है। सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहाँ पर, तो मकराना से लाया जाता था। चलते हैं गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र में मोतीपुरा खान कौन सा पत्थर निकाला जाता है, सफेद पत्थर निकाला जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश के किस एक महत्वपूर्ण स्थान पर है, तो बताओगे किस लिए जाना, तो हीरे के लिए जाना जाता है। सोने का सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन, तो कर्नाटक जो है सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आपको बता दूं वीडियो पूरा देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है, तभी इसका अच्छे से फायदा आपको मिलेगा। भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम है, तो केरल में है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा को मतलब झारखंड जो है अभ्रक का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है आणविक खनिज के संचित भंडार के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा, तो थोरियम जो है, थोरियम भी सबसे का स्थान जो है भारत में प्रथम है। डेगाना जो टंगस्टन कहाँ, डेगाना से प्राप्त किया था, ये कहाँ पर, तो बताओ राजस्थान में है। कोयला उत्पादन झारखंड का लगभग 40% योगदान है। झारखंड के कोयला की खानी झरिया में स्थित है। रानीगंज कहाँ पर, तो कोयला क्षेत्र के लिए जाता है, पश्चिम बंगाल में। कोयला क्षेत्रों के कोयला भंडार सर्वाधिक कहाँ पर, तो झरिया में है। सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। सबसे बढ़िया कोककारी कोयला तो बताओ झरिया में ही है। खनिज तेल के भंडार है तो मुख्यतः कौन से चट्टान में पाए जाते हैं, तो बताओगे अवसादी चट्टानों में खनिज तेल भंडार पाए जाते हैं। सबसे खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया, तो डिगबोई में किया गया था। डिगबोई कहाँ था, बताओ असम में है। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो बताओगे 1956। प्राकृतिक गैस के लिए तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी है। बॉम्बे हाई कहाँ पर, तो अब तट क्षेत्र है बॉम्बे हाई। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक क्या है, तो हजारीबाग में प्राप्त होता सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक। ताम्र स्वर्ण लौह कोयला किस वर्ग के स्थानों पर क्रमबद्ध है, तो आप बताओगे क्षेत्रीय कोलार और कुंद्रीमुख तथा झरिया। याद रखना है आपको। ताम्र कहाँ, क्षेत्रीय, ये क्रमबद्ध स्थान है लौह क्षेत्रों का। सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर, तो जादूगोड़ा में है। भारत में टिन अग्रगण्य राज्य कौन सा, टिन कहाँ पर होता है, तो झारखंड में होता है। सिंह भूमि से क्या प्राप्त होता है, बताओ तांबा प्राप्त होता है। सिंह भूमि कहाँ, तो झारखंड में है। सॉरी, वह राज्य कौन सा जिसमें गंधक या सल्फर का उत्पादन होता है, तो बताओ महाराष्ट्र में गंधक या सल्फर का उत्पादन होता है। डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर था, तो हैदराबाद में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र क्या है, तो आप बताओगे भी धारवाड़ क्षेत्र से पाया जाता है। सबसे 90% कोयला जो है धारवाड़ क्षेत्र से ही पाया जाता है, कह सकते हैं। विंध्य क्षेत्र में बृहद भंडार पाए जाते हैं किसके, चूना पत्थर के पाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ, तो दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में खनिज पदार्थों। क्वेश्चन है देखिए कौन सा बहुमुखीय शैल में, देखिए तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बैलाडीला की खानी किसके लिए, तो लयस के लिए जानी जाती है। कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश है। आज से अभ्रक, आपसे आंध्र प्रदेश आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश संपूर्ण अभ्रक का उत्पादन नेल्लोर जिले में होता है। अतः आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद इसके अभ्रक के उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नेल्लोर जिला जो है विभाजित आंध्र प्रदेश का ही भाग है। बैलाडीला लौह इसके लिए। खेतड़ी क्या बताओगे, ताबाली। खेतड़ी कहाँ, बताओ राजस्थान में है। अब देखिए अभी उद्योग के बारे में भी बात होगी, तो वीडियो में बने रहें। पानी वानी अब रोक के पी सकते। लिखा कौन सा राज्य कोयले की खान की सबसे बड़ी खानों के लिए मशहूर है, तो बताओ झारखंड जो है कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर पाया जाता है, बताओ झारखंड में पाया जाता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के विश्व में नक्शे में पाया जाता है, तो यूरेनियम पाया जाता है। चलते हैं
अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए जाता है। जिसे हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट बृहद भंडार पाए गए तो रायपुर में पाया गया है। जादूगोड़ा तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है जादूगोड़ा। 3 अग्रगण्य उत्पादक किसके हैं कोयला के? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तीनों जगह पर जो है कोयला। पहले नंबर पर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। छोटा नागपुर पठार किस संसाधन से समृद्ध? तो खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संसाधनों सर्वाधिक संपन्न कौन सा? तो कर्नाटक है। यूरेनियम विशाल निक्षेप हाल ही में कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। मुलायम कोयला किसे? बिटुमिनस को कहा जाता है। खनिज संसाधनों सबसे बड़ा भंडार कहाँ? तो दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। नामचिक और नामकुक कोयला किस क्षेत्र में अवस्थित है? बताओगे अरुणाचल प्रदेश में है। अब कुछ आपको होमवर्क जो मैं डेली देता हूँ, देखिए उद्योग वाले सेशन को आपको पढ़ना है तो मैं इसको फास्ट करा दे रहा हूँ। देखिए उद्योग वाला आप धीरे धीरे करके वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं उद्योग क्षेत्र को। अब देखिए बात यहाँ पर आ रही है, उद्योग का पूरा पढ़ लीजिए। स्टेनलेस स्टील किससे? लोहा क्रोमियम से बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ कोरबा महत्व किसके है? तो एल्युमिनियम के लिए है। आप इसको इत्मीनान पूर्वक सीमेंट कहाँ पर? राजस्थान के लिए। देखिए हौजरी, देखिए पूरा आप धीरे धीरे करके पढ़ लीजिए। नेपाल अगर अखबारी कागज, देखिए कितना महत्वपूर्ण सब टॉपिक है, इसको रोक के पढ़ लीजिएगा, वादा ना कीजिएगा। देखिए पूरा हर चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा। आप देखिए यहाँ पर परिवहन व्यवस्था आप देख लीजिए धीरे धीरे करके। 2-3 टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक मैं ही आपके लिए छोड़ा हूँ, ज़्यादा लंबा टॉपिक छोड़ा ही नहीं हूँ। तो देखिए पूरा आप देख सकते हैं, धीरे धीरे करके इसको पढ़ लीजिए। वीडियो रोक के पढ़िए आराम से, इतना से कहीं भागा नहीं जा रहा है वीडियो, ना आप कहीं भागे जा रहे हैं। अब देखिए संचार के बारे में आप देखेंगे, संचार के बारे में धीरे धीरे पढ़ लीजिए आप। जनसंख्या नगरीकरण के बारे में पूरा पढ़ लीजिए आप। देखिए पूरा आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, भगा के नहीं देखेंगे। अब इधर देखिए नगरीकरण और इसका पूरा देख लीजिए। इसमें भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आपको बता दूं ये कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद जो यूपी से हैं उनके लिए बहुत जल्द ही क्या उत्तर प्रदेश मिनी जीके लेके आने वाला हूँ, तो उसको देखना ना भूलें। देखिए पूरा बुक है इसकी, आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं, नहीं तो जनमानस क्लासेस की चैनल पे आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा विश्व का भूगोल होगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।